रहीम नाजरीन, मैं हूं आगा साजिद और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम आज की शाम आगा साजिद के साथ। नाजरीन, मेरी ये खुशकिस्मती है कि आज मेरे प्रोग्राम में पाकिस्तान के नामवर सोशल एनालिस्ट एक पर्सन मेरे भाई जनाब परवेज संदेला साहब, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं है। आप उनके प्रोग्राम्स टीवी पे देखते रहते हैं, आज तशरीफ लाए हैं। वेलकम टू शो सर, थैंक यू वेरी मच सर। कैसे हैं आप? थैंक यू आगा साहब, सलामत रहें, खुश रहें, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत शुक्रिया, ऑनर टू बी इन योर शो सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा परवेज भाई, मैं अपने सवालात का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। ये इस्लामाबाद में ओवरसीज कन्वेंशन हो रहा है और आप तो नून लीग का साथी हैं, आप गायब हैं। और दूसरा साथ ही मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि सवाल ये उठ रहा है कि हुकूमत ओवरसीज को क्या कोई रिलीफ दे रही है? सबसे पहले तो जी बिल्कुल ओवरसीज का ये जो कन्वेंशन हुआ है, हमारी पिछले 5-6 साल की ये मेहनत का समर है कि हम लोग पिछले 5-6 साल में इस पे कोशिश कर रहे थे कि जब हुकूमत आए तो ओवरसीज की बात सुनी जाए और ओवरसीज कन्वेंशन जो है वो हो। और जिस लेवल पर ये हुआ है, जिस लेवल पर हुकूमत पाकिस्तान ने ये ओवरसीज पाकिस्तानियों का मेला सजाया, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की मेहनत का समर है। देखें, एक तरफ से अच्छा, जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं इस पर मौजूद नहीं था, तो मेरी यहाँ पे कुछ 6 महीने पहले से कुछ हमारी मसरूफियत थी, जो 6 महीने पहले हम लोगों ने कुछ प्लान तरतीब दिए थे, तो वो इन्हीं डेटों में थे। मैं उन दिनों में वहाँ पर मौजूद था इटली में। वहाँ पर हमारे जो वज़ीर दफ़ा हैं ख्वाजा मोहम्मद आसफ साहब, उनके साथ 6 महीने पहले उनसे हमने टाइम लिया था। हमारे दोस्त हैं राजा कबीर साहब, सोशल मीडिया के लोग उनको जानते हैं, उनके बेटे की शादी थी और जी उसके जी। लिए हमने ख्वाजा साहब को दिसंबर में इनवाइट किया था, जिसपे उन्होंने हाँ की थी और वो उस पे तशरीफ भी ला रहे थे। और ज़ाहिर है उनको रिसीव करने की ज़िम्मेदारी और सारा कुछ जो है वो हमारे ज़िम्मे था, क्योंकि हमने उनको इनवाइट किया था। तो मेरे लिए वो चूज़ जी करना बड़ा मुश्किल था कि मैं पाकिस्तान जाऊँ या फिर इटली जाऊँ। तो फिर जो, क्योंकि हमने जिस मेहमान को इनवाइट किया हुआ था, तो उनको वहाँ पर इस तरह छोड़ के आना मुनासिब नहीं था। तो ये वजह थी मेरी वहाँ पे ना होने की। अदरवाइज़ आपको पता है मैं तो हर छोटे-बड़े इवेंट पे पाकिस्तान में मौजूद होता हूँ। जी और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जहां तक ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात है, देखें, ये सिर्फ आप ज्यादा दूर न जाएं, सिर्फ मार्च के महीने में देखें कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का हुकूमत पाकिस्तान पर कितना इत्मीनाद है। 4.1 यानी कि 4 अरब 10 जो करोड़ इसको आप यूएस डॉलर है, वो पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान जी जी। भेजे हैं। तो इसका मतलब ये हाँ जी, है कि मुसलमान है। यहाँ पर जो एक साबिक वज़ीर आज़म जिन्होंने कहा था कि जी पैसे पाकिस्तान नहीं भेज रहे, अपनी जेबां च पा के ते सराहणियां थल्ले ते तकियां थल्ले लुका के रख लो, दसने नु किसी ने कितने गए ने। उन्होंने वो सराहनों और तकियों से निकाल कर, बेडरूमों के नीचे से निकाल कर पाकिस्तान भेजे हैं। लो जनाब, ये है हमारा जी जवाब। तो उसके बदले में हुकूमत पाकिस्तान ने ये तकरीबन कोई 90 ममालिक से ओवरसीज पाकिस्तानी थे जो हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर पाकिस्तान तशरीफ लाए। एयरपोर्ट से लेकर उनको दोबारा एयरपोर्ट तक 3 दिन के लिए जो है वो जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान थी। और उन्होंने उनको जिस तरह 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, आने जाने की सहूलतें, वजीर आजम हाउस में खाना, चीफ ऑफ आर्मी की तरफ से खाना और हर हर दोपहर सुबह शाम जिस तरह से उनकी खातों में दारत की गई है, मेरे ख्याल में इसकी माजी जी हाँ, में कभी मिसाल नहीं मिलती। तो ये दोनों चीजें जो बिल्कुल है ना, ऐसा है। हुकूमत पाकिस्तान भी अपनी जगह से बेस्ट कर रही है, ओवरसीज पाकिस्तानी भी इस हुकूमत के साथ प्यार मोहब्बत का कोई भी, जिसे कहते हैं ना कि मौका नहीं जाने देते। तो ये बड़ी अच्छी जी खुशहाल हाँ, बात है और मैं कह रहा हूं कि ये अगर हर साल हो तो फिर आप देखेंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल होगा। तो अभी वो जो बिल्कुल ऐसा। 4.1 अरब डॉलर है, इससे कहीं ज्यादा पाकिस्तानी पैसे लेके आए और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा परवेज भाई, आप ये तो इसमें कोई शक नहीं कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी का जो कन्वेंशन है ये बड़ा कामयाब रहा है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा परवेज भाई, मैं ये अभी बलदियाती इंतखाबात के हवाले से आज शोर मचा हुआ है कि कोई नोटिफिकेशन आया है कि जिसमें उन्होंने चेयरमैन के लिए तलीमी काबिलियत बीए रख दी है। तो ऐसा तो पता है मुशर्रफ दौर में पार्लियामेंटेरियन के लिए भी किया गया था। तो मैं ये सोच रहा था, मेरे ज़हन में सवाल आ रहा था, मैंने कई लोगों से, पार्टी के लोगों से भी सवाल किया, तो वो कह रहे थे कि वो भाई वो लोग जो पार्टी के साथ एक तवील अरसा से वाबस्ता हैं और पार्टी के लिए उनकी बड़ी खिदमात हैं और उनकी इतनी तलीमी काबिलियत भी नहीं है, तो क्या ये एक उनके लिए बड़ा धचका नहीं होगा, पार्टी के लिए भी और उन लोगों के लिए भी? पहले देखिए, पहले तो अभी ये बात है कि ये अभी बड़ी प्री मेच्योर सी, मतलब कि ये चीजें हैं जिस पे अभी मतलब डिस्कशन शुरू हुई है। ये तो पिछले 4 साल से आपके सामने ही है, अदालतें हुक्म कर रही जी हैं और जो हुकूमतें हैं, जो वक्त की हुकूमत है, पहले जो है वो इमरान खान की हुकूमत थी, फिर पीडीएम की हुकूमत है, अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ हुकूमत है। लेकिन अभी तक इस पे कोई ऐसा
उस लेवल पे ये पहुंची नहीं है। ये नोटिफिकेशन, इस तरह के बड़े नोटिफिकेशन आए हैं, मैंने माजी में भी देखे हैं, और अभी देखेंगे कि आगे जाके ये कितना मैच्योर होता है। इस पे क्या आया, ये जो साथ में एक चीज लिखी गई है ना, जिसपे अगर आप एतराज उठा रहे हैं तो जाहिर है हर जमात के बहुत सारे वर्कर हैं जिनकी ग्राउंड पर बड़ी खिदमत है, लेकिन अगर उन्होंने बीए नहीं किया हुआ या एफए नहीं किया वो, तो क्या वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते? तो ये थोड़ी सी मतलब कि ज्यादती है। एक जगह पे देखा जाए तो अच्छी बात भी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो बलदियाती इलेक्शन है उसमें कम अज कम ये शर्त जो है ना वो ज्यादा टू मच है। उसमें जरा थोड़ा सा हुकूमत को ख्याल करना चाहिए। और ये जो कानून बना रहे हैं या मतलब अगर नोटिफिकेशन कर रहे हैं तो इस पे भी उनको सोचना चाहिए, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि एमपीए तक तो, एमएनए की हद तक तो मेरे ख्याल में चले फिर भी ठीक है, क्योंकि आपकी असेंबली में जी जब कोई एमएनए या एमपीए जाता है तो वो कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये वहां पर देखें, ये जो अब हमारे तो रिवाज वखरा है ना कि हमारे तो एमएनए एमपीए भी सड़कें बनाने के लिए और नालियां बनाने के लिए आते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में ये सिर्फ जी कानून हाँ, साजी के लिए आते हैं। ठीक है ना, उनकी जॉब ये बिल्कुल नहीं ऐसे, होती जो जॉब पाकिस्तान में ली जाती है। तो जिनसे ये जॉब बिल्कुल ली ऐसे। जानी चाहिए वो है आपके बलदियाती नुमाइंदे। और बलदियाती नुमाइंदे जो हैं वो गली की हर माँ बहन भाई चाचे बाबे ताए के सबके साथ डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। और कोई भी भैन जाके बुआ खड़काती है, भरावा तू चंगा काउंसलर है, मेरे घर गली खराब हुई पी है, मेरे घर, तो वो फौरन पहुंच जाते हैं। तो ये बड़ा एक बिल्कुल निजाम ऐसे। बड़ा तगड़ा है। आप जिस मुल्क में मैं बैठा हूँ, यूरोप के किसी मुल्क में चले जाएं, ये आपको खूबसूरत गलियां, बेहतरीन निजाम जिंदगी जो है वो बलदियाती हुकूमतें चला रही होती हैं। तो मेरे ख्याल में आगे जाकर इस पर भी अभी अभी ये नोटिफिकेशन को आया है तो ठीक है, इट्स ओके, लेकिन मेरा ख्याल है आगे जाके ये ज्यादा देर चल नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे बाहर होंगे जो कि नहीं होने चाहिए। और फिर वही होगा, कोई अपने बेटे को इलेक्शन लड़ा रहा होगा, कोई बेटी को लड़ा रहा होगा, तजर्बा उनका नहीं होगा, पीछे बाबा बैठा होगा, आगे पुत्र बैठा होगा। तो ये आने वाले दिनों में इस पे मेरा ख्याल है भी मजीद बातचीत होगी। हाँ, तो आप समझते हैं कि इसके ऊपर नजरसानी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए सर। अच्छा परवेज भाई, मैं चूंकि वक्त आपके पास बड़ा महदूद है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तेजी तेजी से मैं आपसे सवालात के जवाब ले लूं। परवेज भाई, ये भी देखिए ना, महंगाई है, मैं बल्दियात के हवाले से ही बात कर रहा हूँ, बेरोजगारी भी है, फिर उसके अलावा ये प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी गैर फाल साबित हो रही हैं, जखीरा अंदोजी भी है। तो और पब्लिक को कोई इतना रिलीफ भी नून लीग की गवर्नमेंट नहीं दे पाई है। तो परवेज भाई, आप क्या समझते हैं कि नून लीग जो है या हुकूमत जो है वो किन बेसिस पे ये बलदियाती इलेक्शन लड़ेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं इस बात की बिल्कुल आपसे एग्री नहीं करता जो आप कह रहे हैं कि जो कमेटियां हैं, जो प्राइस कंट्रोल की कमेटियां वो फाल नहीं है। देखिए, पंजाब जी में चेयरमैन है सलमा भट्ट साहिबा प्राइस कंट्रोल कमेटी की। एक जी महीने हाँ, में, रमजान के महीने में आपके जितने जिले हैं तमाम जिलों का उन्होंने दौरा किया है। और मेरे ख्याल में ये कभी इससे पहले नहीं हुआ होगा कि प्राइज कमेटी की चेयरमैन ने रमजान के महीने में मतलब कि हर जिले का दौरा किया हो। और फिर आप ये जी देखें कि पिछले 15 साल की जो तारीख है उसमें उठाकर देख लें, आलू प्याज टमाटर सब्जियों का गोभी का जो रेट है वो तारीख की कम तरीन सतह पे इस रमजान में रहा है। मतलब 300 किलो रुपए बिकने वाली जो सब्जियां हैं वो 100 रुपए में 90 रुपए में बिकती रही हैं। तो ये कह देना कि कंट्रोल नहीं है और हुकूमत पंजाब कंट्रोल नहीं कर रही, मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा ज्यादती हो जाएगी। मार्केट में जाके देखें, देखिए अभी जो स्पेशल बाजार है, आप उस बाजार में चले जी जाए सब्जियां खरीदने के लिए और नॉर्मल दुकानों पे, बल्कि नॉर्मल दुकानों पे भी बड़ी सख्ती है इसकी। ये हो नहीं सकता कि मतलब कि सख्ती नहीं, और प्राइस कंट्रोल इतनी सख्ती से की जा रही है कि मरियम बीबी जो है पंजाब की वजीर आला, वो अगर उनको किसी जगह से कोई सोशल मीडिया पे भी खबर मिल जाए तो वो फौरन, पिछले दिनों मैंने एक प्रोग्राम किया सलमा भट्ट साहब के साथ करी कि मैनू मैसेज आ जाता कि चेक कर ते चेक करके नाल मैनू ए भी दस के ठीक है खबर गलत है या ठीक है, तो प्लस अगर गलत है तो ठीक करके भी दस। तो मेरे ख्याल में कि जी बलदियाती इंतखाबात जो है ना वो पुराने वाला दौर चला गया है। देखिए आगा साहब, आप मेरे से उम्र में कोई ऊपर नीचे होंगे, मुझे जरा ये बताएंगे इस मुल्क में जो सबसे पहला डिक्टेटर था उसकी जो हुकूमत गिरी थी किस वजह से गिरी थी? आप तो मुझसे बेहतर बता सकते हैं। अयूब खान की हुकूमत गिरने की वजह, लोगों का बाहर निकलना, क्या वजह थी भला? चीनी को रुपया जी हाँ, कोई पैसे कुछ, चीनी कुछ पैसे महंगी हो गई बिल्कुल थी। ऐसे, बिल्कुल तो ऐसे। ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, जो महंगाई वाला, अभी आपने कभी महंगाई यूरोप और अमेरिका में नहीं देखी। आप यूरोप में किसी अपने किसी जानने वाले से पूछ के तो देखें। यहाँ पे जो मैं जब आया था तब से लेकर पिछले मेरे ख्याल में कोई पिछले 4-5 साल पहले तक चीनी जो है वो 60-70 सेंट की 1 किलो होती थी, अभी 1.5 रुपए की है, डबल हुई है पिछले 3-4 साल में। आपके घर की ग्रोसरी जो है जो 50-100-200 यूरो में होती थी अब 700-800 यूरो में होती है। जिस घर में मैं रह रहा हूँ इसका जो किराया है वो तकरीबन जो है वो 60% या 50% इंक्रीज हो चुका हुआ है। तो महंगाई एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम पूरी दुनिया के साथ है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में पिछले 15 साल की जो प्राइसेस है उसको आप चेक कर लें, कंट्रोल कर लें, खुद जाए मार्केट में देखें,
कम तरीन प्राइस पर ये आपका जो रमजान शरीफ में ये सामान जो बिका है, जो जो रोजमर्रा का है, जो हर बंदे की जी पहुंच में है। देखिए ना, आलू टमाटर, इमरान खान साहब क्या करते थे कि मैं आलू और टमाटर की प्राइस देखने आया हूं, इस आलम इस्लाम का लीडर हूं। लेकिन लीडर का काम ही ये है कि आप अपनी आवाम के जो मसाइल हैं, और आलू टमाटर प्याज एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि हर रोज शाम को ये घर पे पकना होता है। तो मेरे बिल्कुल ख्याल में ऐसे। ये कंट्रोल्ड है, इसमें ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है। और अभी सिर्फ ये 1 साल है, 4 साल में देखें दुनिया कहां से कहां पहुंचेगी। अच्छा प्रवेश भाई, ये सवाल मुझे बहुत सारे मुख्तलिफ पार्टीज के बहुत सारे लोगों ने, जब मैंने बताया कि मैंने आपसे प्रोग्राम करना है, तो बहुत से दोस्तों ने कहा कि ये सवाल आपने जरूर पूछना है। सवाल ये कि ये जो बलदियाती इलेक्शन होंगे, कुछ आपके पास मालूमात हैं कि ये जमायती बुनियादों पर होंगे या गैर जमायती बुनियादों पर? ये जमाती बुनियादों पर होंगे सर। इस मुल्क में एक जमहूरी निज़ाम चल रहा है, तो जमहूरी निज़ाम में बगैर पार्टी के ये इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये जमाती इलेक्शन होंगे। वो गैर जमाती जब हुए थे, वो आपको पता है क्यों हुए थे, क्या उसकी तारीख है, उस पे हम ना ही जाए तो बेहतर है। तो बिल्कुल जमाती पे होंगे जनाब। लोगों की अपनी अपनी जमातों के साथ एक मोहब्बत है, वोट देने वाले की भी, इलेक्शन लड़ने वाले की भी। तो ये कैसे हो सकता है कि आप उनको उनसे उनकी पहचान छीन लेंगे? बिल्कुल जमाती बुनियादों पर होंगे। अच्छा प्रवेश भाई, अगर ये फर्ज करें कि जमायती बुनियादों पर होते हैं, तो आप समझते हैं कि वो पीटीआई को उनका निशान वगैरह अलॉट होगा या उनको फ्री हैंड दिया जाएगा, प्ले ग्राउंड मिलेगी उनको भी? सर बिल्कुल मिलनी मिलनी चाहिए जनाब। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। अगर वो रूल एंड रेगुलेशन पे पूरे उतरते हैं, जो पिछले साल 2024 के इलेक्शन में भी हुआ, तो वो उनकी अपनी, देखें, 2.5 से 3 साल से सुप्रीम कोर्ट उनसे कह रही थी कि आप अपनी जमात के इलेक्शन करवाएं, जिसकी जो इमरान खान साहब नहीं सुन रहे थे। अगर इमरान खान साहब ने सुना होता, अपनी जमात के इलेक्शन करवाए थे, तो उस वक्त उनके साथ फड्डा ना होता। और अब उन्होंने अगर इलेक्शन करवाए हैं, उनके इलेक्शन क्लीन है, उनकी जमात के इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, और उसमें कोई मसला नहीं है, तो फिर उनको उनका इंतहाबी निशान क्यों नहीं मिलेगा? तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा प्रॉब्लम है। इसको इससे जोड़ना ही नहीं चाहिए। ये सवाल जो है ना, कि माजी में जो हुआ है वो किसी का कसूर नहीं है। पाकिस्तान, आप देखें ना, उसकी एक तारीख है। 3 साल से इमरान खान को कहा जा रहा था कि जमात के इलेक्शन करवाएं, क्यों इलेक्शन नहीं करवा रहे थे? चले आप जैसे भी करवाते हैं, पाकिस्तान की सारी जमातों के मसाइल इलेक्शन अंदरूनी। आप ये भी कह लें कि तमाम की तमाम जमातों में डिक्टेटरशिप है, आप ये भी कह लें कि तमाम की जमातों के जो सरबराह हैं वो ही रहेंगे इलेक्शन के बाद, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ना करे, वो एक लतीफा है ना कि कोई कोई बंदा चला गया, बैंक चला गया ना, तो अपना चेक दिता उन्हें, तो चेक तक कहते जी है मेरा लाइट बैंक का चेक है, जरा कैश कर दो। उन्हें जमा, उन्हें कहा जी 3 तो 4 दिन लगणगे। उन्हें कहा 3 तो 4 दिन लगणगे, आ तुहाडा बैंक है, गली दी सामने साइड ते लाइट बैंक है, ते इन्ना टाइम? उसने मिसाल दी थी कि भाजर कब्रस्तान के बाहर कोई बंदा अगर मर जाए, तो ਉਹਨੂੰ दफनान के उत्ते डायरेक्ट ही कब्र न घर लैके जाएंगे, नहाएंगे, तूफानगे, टाइम लगेगा। तो देखिए, वो इमरान खान साहब माने या ना माने, इलेक्शन जैसे भी होते हैं, जो भी तरीका है, करवाने तो पड़ेंगे। तरीकाकार तो इख्तियार करना पड़ेगा ना। तो अगर इमरान खान ने अभी जी। वो तरीकाकार इख्तियार कर लिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तरीकाकार इख्तियार कर लिया है, उनके इलेक्शन हो चुके हैं, तो उनका इंतहाबी निशान उनको क्यों नहीं मिलेगा? अच्छा प्रवेश भाई, मैं ये सवाल बड़ा मीडिया पे गर्दिश कर रहा है कि भाई हुकूमत ने गंदम का जो रेट है वो कम कर दिया है, और किसान ये सरापा एहतजाज है कि उसके ऊपर जो लागत आ रही है वो ज्यादा है। उसके अलावा अद्वियात और खाद की कीमतें भी बढ़ा दी हैं। और साथ ही मैं इसके साथ एडिशनल शामिल करना चाहूंगा प्रवेश भाई, कि ये जो ये सवालात उठ रहे हैं मीडिया पे कि गवर्नमेंट जो है वो ये जो रियल एस्टेट कॉलोनियां हैं इनको बड़ी इंपॉर्टेंस दे रही है। तो और किसान जो है वो बेचारा मजबूर होकर जमीनें बेच रहा है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि हकीकत देखिए, क्या है? मैं खुद किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ। मतलब मुझे भी यही मसाइल हैं कि मेरी गंदम के जो रेट है, वो इस दफ़ा मतलब ज़ाहिर है जो एक देखें, कभी ना कभी ने किसी न किसी ने तो इस चीज़ को रोकना है ना, कि मतलब कि आप इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान में किस देखें, अभी आपने सब्जियों की बात की है ना, कि सब्जियों में जो बाज़ार में बैठे हुए हैं, वो अपनी मर्ज़ी का रेट लगा के बेच रहे हैं। लेकिन हुकूमत ने सख्ती की, प्राइस कमेटियाँ कंट्रोल जो एक्टिव हुई, और वो रेट जो है ना वो कंट्रोल हो गए हैं। तो इस तरह जो गंदम के रेट हैं, वो ज़ाहिर है जो एक हुकूमत ने किसानों के साथ वो भले वक्तों में, उसको आप कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर ले, भलाई की हुई है, वो उससे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। आम आप तक रोटी पहुँचते-पहुँचते 10 से 12, 15, 20 रुपए की रोटी हो गई थी। तो उसको किसी न किसी जगह पे कंट्रोल करना है, तो उसका जो तरीकाकार किया जा रहा है कि अगर गंदम महँगी सस्ती खरीदी जा रही है, तो उसके बदले में पंजाब हुकूमत क्या कर रही है? पंजाब हुकूमत आपको सस्ता सीड दे रही है, उसके बाद आपको सस्ती खाद दे रही है, आपको सोलर पर ले जाने के लिए आपका ट्यूबवेल दे रही है, ताकि आपका बिजली बिल,
तो यहां से जब, और फिर ये 25 अरब रुपए का मरियम नवाज साहबा ने किसान पैकेज का ऐलान किया, जो कि किसानों को बहुत सारी सूरतों में सहूलतें दी जाएंगी। तो जो अगर आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, नीचे से कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, और उधर से आप अगर प्राइस कम कर लेंगे, तो कॉस्ट कम करने में आपकी हुकूमत मदद करेगी, प्राइस कम कर लेंगी तो उससे फायदा जो है आपके पंजाब के हर घर में रोटी खाने वाले को होगा। तो किसान का नुकसान भी नहीं होगा, उसका जो प्रॉफिट है वो हो सकता है कि थोड़ा सा कम हो जाए, कुछ 2 4 10% कम हो जाए, लेकिन कम से कम नुकसान नहीं होगा। नुकसान कभी भी नहीं होता। मैं ये बात आपको बताऊं, नुकसान किसे गिनते हैं? एक बिजनेसमैन है ना, वो नुकसान इसको गिनता है कि पिछले साल उसको 2 अरब रुपया फायदा हुआ था और इस साल उसको 1 अरब और 75 करोड़ का फायदा हुआ है। तो वो नुकसान गिनता है कि उसका जो 25 करोड़ पिछले साल ज्यादा बचा था वो उसका नुकसान हो गया। तो जरा ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ये मुश्किल वक्त है, ये मुश्किल है फैसला करना, लेकिन किसी ना किसी जगह पे जाके इस चीज को रोकना था, इस चीज को सीधा करना था। और मरियम नवाज, देखें, मरियम नवाज क्या आपको पंजाब में जितना एक साल में 97 के करीब जो है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुकी हैं। तो ये भी एक बहुत लोगों को समझना चाहिए। आने वाले वक्त में ये लोग समझेंगे भी, जब ये 2 3 साल निकल जाएंगे, गंदम की कीमतें जो हैं वो अपनी जगह पे खड़ी हो जाएंगी और किसानों को उसकी जो कॉस्ट कम करने की सहूलतें मिलेंगी, तो इंशाल्लाह ताला ये मामला बेहतर हो जाएंगे। और परवेज भाई, ये जो मैं रियल एस्टेट कॉलोनी की बात की है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? कि आमतौर पर ये कहा जाता है मीडिया के ऊपर के गवर्नमेंट जो है वो इनको प्रमोट कर रही है। सर मैं देखें, गवर्नमेंट नहीं प्रमोट कर रहा है, ये बहुत बड़े खुद माफिया हैं। ये गवर्नमेंट चलाने वाले कॉलोनियां वाले सारे हैं, ये हुकूमतें बनाने वाले हैं, ये हुकूमतें गिराने वाले हैं। तो हुकूमत इनको क्या प्रमोट करेगी? ये तो हुकूमतों को प्रमोट करते हैं। तो जहां तक इसमें इसमें किसी हुकूमत का कसूर है या नहीं है, लेकिन कसूर तो जिम्मेदारों का भी है ना, जिनकी जमीनें शहरों के नजदीक आई तो उन्होंने करोड़ों के चक्कर में धड़ाधड़ अपनी जमीनें बेच दी। अगर उस वक्त जी। बैरियर टाउन वाली जमीन वो किसान ना बेचता जिसने बैरियर टाउन को बेची है, या फिर वो जो डीएचए वाला है वो डीएचए को ना बेचता, तो आज ये हालात पैदा ना होते। इसमें कसूरवार हम भी तो है ना, सिर्फ हुकूमत कसूरवार कैसे हो सकती है? जो सरमायाकार होता है ना, उसने सरमाया इकट्ठा करना है, उसने पैसे इकट्ठे करने हैं, उसने हर जगह से इकट्ठे करने हैं। लेकिन किसी ना किसी जगह से को हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। तो जहां तक रियल स्टेट का काम कारोबार है, तो मेरे ख्याल में आप उनसे अगर पूछ कर देखें तो वो तो मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे मंदे में हाल है। पिछले 2 3 साल में जब जब से इस पर टैक्स लगा है, जब से इस पर टैक्स बहुत ज्यादा हुआ है, तो वो तो सबसे ज्यादा रो रहे हैं। हालांकि मेरे ख्याल में ये काम चलना चाहिए। देखें, अगर किसानों का काम नहीं चल रहा तो उसका मतलब ये नहीं है कि रियल एस्टेट का भी कारोबार ठप हो जाए, तो पूरा मुल्क ठप हो गया। अगर किसी जगह पे किसी एक शोबा जिंदगी में कोई मसला आ रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि दूसरा भी बैठ जाना चाहिए। ये तो वही बात होगी कि दो दोस्त इकट्ठे निकले, एयरपोर्ट पे गए, तो दोनों के पासपोर्ट में या वीजे में कोई गड़बड़ थी, तो एक निकल गया, एक रह गया पीछे। उन्हें पिछों आवाज मारी, भाजन मैनू रोकिया जी, भी रखो ओदा तो मेरा पासपोर्ट इको जाइए। ये तो वही बात होगी ना। तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। रियल स्टेट का कारोबार भी चलना चाहिए, किसानों की जो जिमी की फसल है उसकी मुनासिब प्राइस भी मिलनी चाहिए। और जितने भी मकबा फिक्र वाले हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी कारोबारी हजरात हैं, जिनके जो भी काम है उसमें हुकूमत बेहतरी की कोशिश कर रही है। अब देखें ना, सरमायाकारी है, आप ये देखें कि 41%, ये जो SICFC है, सरमायाकारी की कौंसिल है, उसके जरिए जो है वो तकरीबन 41% आपकी सरमायाकारी में इजाफा हुआ है। तो वो सरमायाकारी किसी एक खास शोबे में तो नहीं जाएगी, वो किसानों के पास भी आएगी, वो इंडस्ट्रियल जोन में भी जाएगी, वो आपके जो मतलब के माहौलियात ठीक करने वाले अदारे उनके पास भी जाएगी, वो टेक्सटाइल वालों के, तो वो सबके पास जाएगी। तो ये सारी चीजें चलनी चाहिए और मेरे ख्याल में आने वाले वक्तों में इसमें कुछ बेहतरी होने वाली है। और अगर किसानों की भलाई के लिए कुछ पैकेज लाए जा रहे हैं, कोई अरबों रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं, तो दूसरा मेरा ख्याल है कि ये जो सोसाइटीज वाले हैं या रियल स्टेट वाले हैं, यहाँ पे भी कुछ टैक्स कमी करके इनका भी काम कारोबार चलना चाहिए। देखिए, इससे तकरीबन कुछ 48 किस्म की इंडस्ट्रीज मुंसलिक है। अगर रियल जी। एस्टेट का कारोबार चलता है तो इससे 48 किस्म की और इंडस्ट्री भी खुद ब खुद साथ चलती है। सरिया है, बिजली है, सीमेंट है, मजदूर है, अब नाम ले लें, फर्नीचर है, पता नहीं क्या क्या इससे मतलब साथ में चलता है। तो इसको तो कभी भी नहीं रुकना चाहिए। अच्छा, परवेज भाई, मैं क्योंकि वक्त आपके पास बड़ा मुख्तसर सा है, परवेज भाई, जो लोग हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हैं या हुकूमत के मुखालफीन हैं, जाहिर है हर रोज कोई ना कोई चीज सामने लाई जाती है। अभी ये चीज सामने आ रही है कि भाई जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, जब बाहर से आते हैं तो एयरपोर्ट पे उनके साथ बड़ा नारवा सलूक होता है। पिछले दिनों खवातीन को बालों से पकड़कर वो घसीटा गया। तो क्या गवर्नमेंट को ये, चाहे कोई अक्का दुक्का ऐसे वाकयात होते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर खसूसी जो है वो नोटिस लेना चाहिए?
देखिए मैं खुद ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ। ये इक्का दुक्का वाकयात होते हैं, पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे हो सकते हैं। इसको लेकर कोई मिसाल नहीं बन सकती या मिसाल नहीं बनाई जा सकती ना। मेरा मेरा ये ख्याल है, मैं मतलब कि मैं बिल्कुल ये जो हुआ है उसकी हमें ये देखना चाहिए कि इसकी दोनों साइड पे देखना चाहिए। बालों से पकड़कर घसीटे वालों ने क्यों घसीटा? मुझे तो बालों से पकड़कर किसी ने नहीं घसीटा। उसके बाद और उससे जी पहले हर रोज हजारों पाकिस्तानी जो हैं, आप कभी भी दुबई की फ्लाइट चेक कर लें, आपको फुल मिलेगी। आपको टिकट जो 26,000 50,000 वाली है, वो टिकट आपको जाके 1.5 लाख की मिलेगी। तो लोग इतने ट्रेवल कर रहे हैं कि ऐसे हादसे होते हैं। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि उन खवातीन ने ऐसा क्या किया था। देखिए होता क्या है, अब सऊदी अरब में एक वाकया हुआ है। वो जो खतून थी वो पाकिस्तानी थी, सलवार कमीज उसने पहनी हुई है। उसने वहां पे शुरते को चपेट मारी है, या मतलब उसको पंजाबी के अंदर लपड़ कराए ने कि तुमने रोकने की कोशिश भी की थी है। अब यही चीज जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर हुई है। आप जब जी खवातीन, मतलब आप आपसे ये क्या कहा जा रहा है कि अपना सामान चेक करवाएं, और सामान चेक करवाने में प्रॉब्लम क्या है आपको भाई? क्या मसला है? क्या दुबई के एयरपोर्ट पे अगर वो कहें सामान चेक करवाएं तो आप नहीं कराएंगे? क्या एम्स्टर्डम के एयरपोर्ट पे मुझे कहेंगे सामान खोलें तो मैं नहीं खोलूंगा? पाकिस्तान में आकर अपनी इज्जत बिज्जत का मसला क्यों बनवा लेते हैं? हमारे अंदर का चीमा चट्ठा चौधरी, हाँ जी, सारे जाग जाते हैं। और भाजन साडा समान तुसी खलवाओगे, ਤੁਹਾਡੀ ऐसी तैसी, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं मैं किदा पुत्र हाँ, मैं किदा भरा हाँ, केड़ा एमएनए मेरा वाकफकार है। तो अपने रवैयों जी में भी हाँ थोड़ी बेहतरी लानी चाहिए मेरे ख्याल में। ये भी एक बहुत बड़ा है। ऐसी ऐसी कोई नहीं है। हमारे जो स्टाफ है, हाँ, कभी कभार उनकी तरफ से ऐसी चीजें हो जाती हैं, वो भी कर लेते हैं। मैं उनकी कोई वकालत नहीं कर रहा, लेकिन ये दोनों तरफ से होता है। पूरी दुनिया मेरे बताया ना कि दुनिया के किसी एयरपोर्ट में, लंदन में पिछले साल एक वाकया हुआ था कि पुलिस वालों ने 2 बच्चों को बहुत मारा था। वो बड़ी वीडियो वायरल हुई थी, लेकिन बाद में जाके एक और वीडियो सामने आई कि वो बच्चों ने सबसे पहले पुलिस वालों के साथ बदतमीजी की थी। तो इसके दोनों पहलू देखने चाहिए। हाँ, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा है। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो है वो बिल्कुल उनके साथ सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों नहीं सर, एयरपोर्ट पे आने वाला हर बाहर से कोई भी किसी भी रंग नस्ल किसी भी नेशनैलिटी से हो, उसके साथ तो सलूक एक जैसा होता है। पूरी दुनिया में कहीं कोई अलहदा से वो ओवरसीज के लिए कोई डेस्क नहीं बने हुए, उनकी इज्जत के लिए झंडे नहीं लगे हुए। नॉर्मल है, आप मुल्क जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, आपके पास वीजा है आना में, तो ये कोई ऐसी ऐसी चीज है ही नहीं है। ये हमने एक ओवरसीज 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 करके पर के प्या उठाया हुआ। हमारा अपना मुल्क है, हमारे पास अगर नेशनैलिटी नहीं भी है, हमने विड्रॉ भी किया, लेकिन उसके बावजूद हमारे अंदर से पाकिस्तान निकल ही नहीं सकता आखिरी दम। अब मुझे जी ये बताएं, यहाँ पे वसीयतें लिखी हुई है, परवेज संधीले की भी वसीयत यही है कि जब वो मर जाए, इस मुल्क में 40-50 साल गुजारने के बाद, अपने मुल्क में वो 20 साल रहे, 21 साल की उम्र में बाहर आया है, और अभी 30 साल इस मुल्क में हो रहे हैं। अल्लाह ताला की जात, मुझे नहीं पता मेरी कितनी जिंदगी है उसके बाद। मैंने भी यही कहना अपने बच्चों से, कहा हुआ अपने बच्चों से, मैं मर जा, मेरा डब्बा पाकिस्तान मेरे पिंड लेके होते तो बनाया जी। तो हमारे अंदर से कैसे निकल सकता है? तो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ प्यार करते हैं, और पाकिस्तान वाले जो है वो अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों से प्यार करते हैं। ये इक्का दुक्का वाकयात को लेके कभी कोई मिसाल नहीं बनानी चाहिए। अच्छा परवेज भाई, ये एक जो आम तासर ये पैदा किया जा रहा है कि जैसे हमजा शहबाज साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने पार्टी के लिए उनकी बड़ी खिदमात हैं, बेहतरीन पार्टी वर्कर हैं। तो तनकीद नगार ये कहते हैं, या मुखालफीन समझ लें, उनके बारे में ये कहते हैं सोशल मीडिया पे कि भाई पार्टी में उनको खड्डे लाइन लगा दिया गया है। तो अगर हमजा शहबाज जैसे बंदे को, वर्कर को खड्डे लाइन लगा दिया गया है, तो एक आम वर्कर जो है उसकी क्या हैसियत हो सकती है? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं तो इस पे हंस सकता हूँ कि शरीफ हाँ बरादरान जी एक ऐसा खानदान है कि शाम 7 बजे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हुक्म पर पूरा खानदान एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाता है। और जब वो इस किस्म के वीलॉग, इस किस्म की खबरें, इस किस्म के अखबार में खबर, तो वो खुलकर हंसते हैं। उनके ये लतीफे जी से कम किसी चीज की भी नहीं होती है, ठीक है ना जी। तो मतलब जी लेकिन जाहिर है, अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं, शरीफ बरादरान के घर में ये पांचवी वजारत उज़्मा है। जी पांचवी वजारत उज़्मा है, आपको पता है। 3 दफा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और 2 दफा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आजम रह चुके हैं। तीन जी दफा हाँ जी वजीर हाँ आजम वजीर आजम नवाज शरीफ रह चुके हैं, 3 दफा ही शहबाज शरीफ रह चुके हैं, और अभी मरियम नवाज 7वीं दफा ये उनके घर में वजारत है। तो क्या एक अगर वजीर आला है और दूसरा नहीं, तो उसका मतलब इख्तलाफात पैदा हो गए? ये तो कभी हो सकता ही नहीं है। हमजा शहबाज साहब ने जब उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई पार्टी की तरफ से, तो उन्होंने ये जिम्मेदारी निभाई। अब अगर उनको ये जिम्मेदारी मरियम नवाज साहबा के सर पर आया, तो वो मरियम नवाज साहबा समझा रही हैं, और वो पार्टी के हेड ऑफिस में बैठ के, मॉडल टाउन में बैठकर अपनी पार्टी के मामला देख रहे हैं, और मियां मोहम्मद नवाज जी शरीफ की हदायत के मुताबिक अपने लोगों से मिल रहे हैं। और जब उनको अगला नेक्स्ट टारगेट दिया जाएगा, तो मेरे ख्याल में हमजा शहबाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में सबसे ज्यादा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बाद वर्करों से मिलने वाले सियासतदान है, जिनके दरवाजे तकरीबन मेरे ख्याल में हर वक्त ही अपने वर्करों के लिए, अपनी जमात के लोगों के लिए
अपनी जमात के एमएनए एमपी के लिए खुले होते हैं और वो उनसे मिल रहे हैं। आपको इस जगह पे कोई वो खुडेला नजर आ रहे हैं? आप उनके पेज पर जाएं, जाकर देखिए उनकी मसरूफियात, आपको, मुझे नहीं लगता वो किसी जगह पे खुडेला लगे हुए हैं। ये सारी की सारी बातें हैं सोशल मीडिया पे और मुखालफिन की उड़ाई हुई, इसके अलावा किसमें कोई हकीकत नहीं है। अच्छा परवेज भाई 5 मिनट अभी है, मैं ये सिर्फ 2-3 क्वेश्चन है। परवेज भाई कोई खान साहब के बारे में कोई आपके पास कोई ऐसी कोई न्यूज, कोई ऐसी खबर, कोई डील के मामले में सूरत हाल कहां तक पहुंची है, या ये सूरत हाल ऐसे ही रहेगी और कब तक ऐसे रहेगी? मेरे ख्याल में जब तक इमरान खान साहब की सजा पूरी नहीं होती ना 14 साल, ये सूरत ऐसी ही रहेगी। इमरान खान साहब जो है ना, वो ऐसा ऐसा, पता है क्या होता है, वो होता क्या है कि किसी भी जानवर को अगर आप बंद कर देना तो वो पहले 2-3 दिन तो टकरे मारता है, कभी इधर मारेगा कभी उधर मारेगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आहिस्ता 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 आहिस्ता, तो वो यूज हो जाता है। खान साहब अब उस तरफ जा रहे हैं, उन्होंने हर किस्म की टक्कर मारी, उन्होंने हमें ट्रंप से डराया, उन्होंने कहा जी हुकूमत आते ही ट्रंप जो है वो छोड़ देगा, फिर उसके बाद उन्हें हमें वहां के जो बहुत सारे सेनेटर थे या कांग्रेसमैन थे उनके खतों से डराया, फिर उन्होंने कहा जनाब एक जहाज आ रहा है वो उतरेगा इमरान खान को सबको ले जाएगा, फिर उन्होंने हमें 26 नवंबर का वाकया करवा कर कि हमें इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर कर डराने की कोशिश की। लेकिन मेरे ख्याल में ना हुकूमत पाकिस्तान, ना स्टेट, ना आपकी फौज, ना आपके अदारे उनकी किसी धमकी से किसी से भी नहीं डरे। अब खान साहब जो है ना आहिस्ता 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 थक कर बैठ गए, यार थे किसी पास काबू नहीं आ रहे। अब वो कभी बैरिस्टर सैफ को आगे कर देते हैं, कभी आजम स्वाति को आगे कर देते हैं, कभी किसी को आगे करते हैं कि यार खुदा के वास्ते जाओ, जाकर उनसे कहो कि मुझसे बात तो करें। देखिए मुसलसल इमरान खान कह रहा है, उसकी पार्टी के बंदे कह रहे हैं कि इमरान खान दरवाजे खोल के बैठा हुआ है, मुझसे कोई बात तो करे। तो डील कहां से आ गई? अगर डील हो रही तो वो ये कहे कि हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन इमरान खान कह रहा है कि मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा, मैं दरवाजे खोल के बैठा हुआ। तो डील वील का नामो निशान नहीं है, ना ये होनी है और ना ये होगी। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को जो इमरान खान चाहते हैं, जो कि अगर मतलब फर्ज किया कि इमरान खान की डील क्या होगी कि मौजूदा हुकूमत को गिरा दिया जाए और मेरी हुकूमत लाया जाए, इसके अलावा इमरान खान क्या चाहता होगा? तो ये ऐसा तो हो नहीं सकता। एक ऐसा सिस्टम बड़ी देर के बाद फिर देखें, अगर ये सिलसिला चलता रहता ना, आज भी जिस तरह हिंदुस्तान में तीसरी दफा वजीर आजम वहां का नरेंद्र मोदी है, यहाँ भी अवाम के वोट से बनने वाले नवाज शरीफ अपनी तीसरी टेनोर आज पूरी कर रहे होते तो हालात इस मुल्क के कुछ और होते जनाब। इस मुल्क में ये जो आप बता रहे हैं ना कि ये जो मसाइल हैं, जो गंदम के हैं या रियल स्टेट के हैं या प्रॉपर्टी के हैं, ऐसे ना होते। आपके मुल्क में अल्लाह का दिया सब कुछ है। आपके मुल्क के जो जो लोग हैं पूरी दुनिया में, जो ओवरसीज ये पाकिस्तानी आए हुए थे ना, ये जो 90 मुल्कों से आए हुए थे, देखे कि 90 मुल्कों में पाकिस्तानी है और हर मुल्क में आप जाएं वहां पर आपको पाकिस्तानी ऐसे ऐसे बिजनेस, ऐसे ऐसे ओहदों पर नजर आएंगे कि आप देखकर परेशान हो जाएंगे। तो ये सब कुछ पाकिस्तान में भी हो सकता था या पाकिस्तान में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ के हालात ऐसे कर दिए जाते हैं कि फिर ये सब कुछ होना होता है, जो पाकिस्तान के लोग बाहर जा रहे होते। तो अगर ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत चल रहा होता तो ये आज सब कुछ ना होता। तो एक गलती जो एस्टेब्लिशमेंट से उस वक्त हुई, उन्होंने एक चलते निजाम को लपेटा और अपने लाडले को लाने के लिए जो चक्कर चलाया, उसके बाद जो मेरे ख्याल में उन्होंने लर्न किया है, उसके बाद खान साहब के लिए इस निजाम में, इस सिस्टम में किसी किस्म की कोई जगह नहीं है। जब वो बीएलए के स्पोक पर्सन बन जाएंगे, जब एक तरफ रियासत बीएलए को खत्म करने की बात कर रही होगी और वो जाके उनके धरने में बैठकर पैगाम देंगे जनाब हम इनके साथ हैं, हमारी लाशों से गुजर कर जाना पड़ेगा, तो भाईजान फिर बस मैं इस तो के कुछ नहीं कहना चाहता है। ये खान साहब की जो जगह है ना, वो अब एनी मोर इस सियासत में नहीं है कम से कम। अच्छा आखिरी क्वेश्चन प्रवेश भाई, क्योंकि आपने मैंने आपसे जो वक्त लिया हुआ है, आखिरी क्वेश्चन, ये जो ओवरसीज कन्वेंशन में हमारे जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने ललकारा है दहशतगर्दों को और एक बड़ा वाजिया पैगाम दिया है और ये भी कहा है कि अनकरीब इनके बारे में कोई ऑपरेशन भी वो शुरू करने वाले हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सर ऑपरेशन तो वो रोज कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी इतने जज्बाती थे और मुझे तो लगता है कि आर्मी चीफ भी उनके साथ जज्बात की रो में बह गए हैं। जिस किस्म के ओवरसीज पाकिस्तानियों ने आर्मी चीफ से प्यार और मोहब्बत का इजहार किया है ना, उसी किस्म का आर्मी चीफ ने भी ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए अपनी कौम से और ओवरसीज पाकिस्तानियों से प्यार और मोहब्बत का जिसे कहते हैं ना कि इजहार किया है। और उनका एक एक लफ्ज तोलने वाला है कि ये मुट्ठी भर चंद हजार लोग या चंद 100 लोग जो हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदुस्तान इतनी बड़ी फौज रखने के बावजूद आज तक हमारा बाल बैका नहीं कर सका, तो ये किस बात की मूली है, ये किस खेत की मूली है कि हमें ये मतलब कि डराएंगे धमकाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान के सफीर है,
मतलब ये जो मिलियन ऑफ पाकिस्तानी है, ये जी पाकिस्तान के सफीर है। हालांकि इमरान खान क्लेम करता रहा कि ये मेरे सफीर है, ओवरसीज पाकिस्तानी मेरे से मोहब्बत करते हैं। नहीं भाईजान, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपसे मोहब्बत बिल्कुल नहीं करते, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान के सफीर है। और आर्मी चीफ से उनकी मोहब्बत और आर्मी चीफ की ओवरसीज पाकिस्तान से मोहब्बत इस बात का सबूत है कि अब एनी मोर ओवरसीज जो है वो किसी फर्द का सरमाया नहीं है, बल्कि वो हुकूमत पाकिस्तान, स्टेट पाकिस्तान, अपने सोने प्यारे पाकिस्तान का सरमाया और सफीर है। परवेज भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने थैंक यू। वक्त दिया। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ आपका। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। थैंक यू वेरी आमीन मच। आइंदा भी इंशाल्लाह आमीन आपको आपसे लेते रहेंगे। अल्लाह पाक आपको हिफाजत में रखे। थैंक यू वेरी मच परवेज भाई। थैंक यू वेरी मच। आमीन 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 आमीन।